बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। आपने देखा कि इस चैप्टर में हम कौमी आमदनी का चैप्टर है। इसके अंदर ये डिफरेंट कंटेंट्स हैं जिसमें से हम कौमी आमदनी का मफहूम कर चुके हैं और ये कौमी आमदनी के तस्वुरात जो हैं इस पे अभी हम दो तस्वुरात हमने किए थे, पहले दो, जिसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट था। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट थे जिनमें से हम खाम कौमी पैदावार या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट कर चुके हैं। अब आते हैं आज जिस पे हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या खाम मुल्की पैदावार। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज। ये पॉइंट टू बी नोटेड कि ये सिर्फ इंटरनल रिसोर्सेज, बेसिकली ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या खाम मुल्की पैदावार होती है ये आपके मुल्क की हदूद के अंदर जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं उसके अंदर जो पैदावार होती है सिर्फ वही शामिल की जाती है। इसमें हमारे मुल्क के जो के अंदर जो है जितने भी फॉरेनर्स भी काम कर रहे हों उनकी इनकम भी हमारी ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगी। इसके अलावा जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, जो रेमिटेंसेस वगैरह भेजते हैं या कोई प्रॉफिट्स मुल्क के अंदर भेजते हैं, वो हमारी ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर खाम मुल्की पैदावार के अंदर शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब है ये इस किसी मुल्क के अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली अशिया व खिदमात की मिकदार ली जाती है जो एक साल के अरसा में पैदा होती है। इसी तरह जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस इनकम फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी खाम कौमी पैदावार माइनस बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी होती है। इसमें जो है बैरूनी ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी यानी रेमिटेंसेस वगैरह जो है वो शामिल नहीं की जाती। सिर्फ मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर जितनी पैदावार होती है वही शामिल की जाती है। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का। जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस करते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलती है, यानी खाम कौमी पैदावार में से अगर फरसूदगी के अखराजात निकालें तो हमारी जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट हासिल होती है। अब ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होती है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो है वो शामिल होते हैं। और फिर इसके अलावा कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडीज या इयानत भी दी होती जिसको इयाना कहा जाता है। सब्सिडी जो है दैट इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव टैक्स। टैक्स की जब लगता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, वो चीज़ों की कीमतों को बढ़ा देता है। मसलन 100 रुपए की चीज़ है उस पर 70 रुपीज़ सेल्स टैक्स लगा तो 117 की होगी, लेकिन जो आपका सब्सिडी है वो नेगेटिव टैक्स होता है। मसलन आपके यूटिलिटी स्टोर पे गवर्नमेंट सब्सिडी या इयानत देती है, इयाना देती है, तो वहाँ अगर जो मार्केट में दाल है अगर 120 रुपए की मिल रही है, वहाँ पे अगर आपको 100 रुपए पर केजी मिले तो इसका मतलब है 20 रुपए जो कीमत का हिस्सा है वो गवर्नमेंट ने अपने पास से अदा किया है। दैट 20 रुपीज और 20 रुपए जो है वो सब्सिडी या इयाना कहलाएगी। तो अब हमने कहा कि खाम कौमी पैदावार में से जब हम फरसूदगी के अखराजात निकालते हैं तो वो खालिस कौमी पैदावार रह जाती है, और इस खालिस कौमी पैदावार में से या नेट नेशनल प्रोडक्ट में से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल दें और इयाने जो हैं शामिल कर दें तो वो कौमी आमदनी बन जाती है। यानी कौमी आमदनी का मतलब है खालिस कौमी पैदावार माइनस बिलवास्ता टैक्स प्लस इयाने होती है। इसके बाद अगला हमारा कॉन्सेप्ट है पर्सनल इनकम या शख्सी आमदनी। पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो कोई भी शख्स पूरे साल के अंदर जितना भी कुछ कमाता है वो उसकी पर्सनल होती है। मसलन एक डॉक्टर जो है वो 5 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, वो उसकी पर्सनल इनकम या शख्सी आमदनी होती है। इसके मुतालिक अब थोड़े से मैटर्स हमें देखने पड़ेंगे। पर्सनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। अब आप कहेंगे ट्रांसफ़र पेमेंट्स या इंतकाली अदायगियाँ ये क्या होती हैं? ये वो अदायगियाँ होती हैं जो किसी भी शख्स को बग़ैर मेहनत के मिलती हैं। मसलन पेंशन, वज़ाइफ, खैरात वगैरह ये बग़ैर मेहनत के मिलते हैं, तो ये जो है उसकी ट्रांसफ़र पेमेंट्स या इंतकाली अदायगियाँ कहलाते हैं।
इसके अलावा इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड होते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो किसी शख्स पर लगते हैं और उसको वही अदा करता है, मसलन प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह। फिर कंपनियां जो कुछ कमाती हैं, जितना भी मुनाफा कमाती हैं, उसका कुछ हिस्सा जो है वो हिस्सेदारों में तकसीम कर दिया जाता है, कुछ हिस्सा रख लिया जाता है जो कि डेप्रिसिएशन अलाउंस और अगले दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखा जाता है। वो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या गैर मुनकसिम मुनाफाजात कहते हैं। तो चूंकि ये अफराद में तकसीम नहीं किए जाते, इसलिए ये उनको नहीं मिलते। इसका मतलब है शख्सी आमदनी में जो है एक तो उसकी इनकम इंक्लूडेड होती है जो वो साल भर में कमाता है, उसके अलावा उसको कोई स्कॉलरशिप, चैरिटी या पेंशन वगैरह मिली वो भी शामिल होती है। डायरेक्ट टैक्सेस, बराह रास्त टैक्सेस भी शामिल होते हैं, जबकि जो गैर मुनकसिम मुनाफा जाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं, वो शामिल नहीं होते। इस तरह पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस डायरेक्ट टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम हमने कहा कि हर शख्स की वो आमदनी जो एक साल के अंदर वो अपने मुख्तलिफ सोर्सेज से कमाता है, दैट इज इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन विद इन अ ईयर। तो अब ये पूरी की पूरी आमदनी जो है, क्या वो पूरी खर्च कर सकता है? ऐसा नहीं होता। इस पूरी आमदनी को खर्च करने पे उसका मुकम्मल इख्तियार नहीं होता, उसे अभी इसमें से कुछ और अदायगियां भी करनी होती है। जिनके वालिदैन कोई तनख्वाहदार है, उनको पता होगा कि जब उनके वालिदैन को आमदनी मिलती है तो एक ग्रॉस पे होती है, फिर नेट पे होती है। ग्रॉस पे जो इनकम उसकी कमाई हुई होती है वो होती है। अब वो ग्रॉस पे पूरा हक नहीं होता, वो पर्सनल इनकम होती है। उसमें से जब वो टैक्स दे देगा, इनकम टैक्स दे देगा, कोई जीपी फंड की कटौती है वो होगी, सोशल सिक्योरिटी की, बेनेवोलेंट फंड की। तो इस किस्म की कटौतियां होने के बाद जो इनकम उसे मिलती है उस पर उसका पूरा इख्तियार होता है, उसको वो खर्च कर सकता है। तो उसको हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी कहते हैं। तो शख्सी आमदनी हमने कहा जो वो साल भर में कमाता है, लेकिन इसमें से उसकी कुछ पेमेंट्स देनी होती हैं, ऐसे मसलन डायरेक्ट टैक्सेस, उसका जीपी फंड, उसका सोशल सिक्योरिटी फंड। तो जब ये सारी चीजें निकाल दी जाती हैं तो बाकी जो उसके पास रह जाता है, जिस पे उसे मुकम्मल इख्तियार होता है, वो अपनी ज़रूरियात जिंदगी पर खर्च कर सकता है, उसको काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी कहा जाता है। अब ये जो काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी या डिस्पोजेबल इनकम होती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है, ये वो आमदनी होती है जो वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पे खर्च भी करते हैं, और जो खर्च नहीं होता वो उसकी सेविंग्स या बचतों में आ जाता है। तो इस तरह हमने आज जो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली अभी तक किए हैं, खाम मुल्की पैदावार जो सिर्फ अंदरूनी ज़राए से हासिल होती है, फिर हमने नेशनल इनकम किया, फिर हमने पर्सनल इनकम, फिर हमने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब आ जाते हैं पर कैपिटा इनकम या फीकस आमदनी। अब ये पर कैपिटा इनकम, ये किसी भी मुल्क के जो लोग होते हैं उनकी एवरेज इनकम पर इंडिविजुअल होती है। हर बंदे में पूरी की पूरी इनकम अगर पूरी पॉपुलेशन में इक्वली डिवाइड कर दें, कोई बच्चा है, बूढ़ा है, कमा रहा है या नहीं कमा रहा, हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो हर किसी के हिस्से में सालाना जितना हिस्सा आएगा वो पर कैपिटा इनकम होगा। इसे हम कहते हैं इट इज द एवरेज पर एनम इनकम ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री। और ये कैसे हासिल की जाती है? पूरी की पूरी नेशनल इनकम, कौमी आमदनी को जब पॉपुलेशन से, आबादी से तकसीम किया जाता है तो ये फीकस आमदनी या पर कैपिटा इनकम हासिल होती है। अब पर कैपिटा इनकम के बारे में थोड़ा सा, इसकी वजह से हमें बहुत सारी और चीज़ें भी जानने का मौका मिलता है। इसकी बेस पे हम मुख्तलिफ कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 किस्म की जो दुनिया है उसके ममालिक को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक या डेवलप्ड कंट्रीज। ये वो कंट्रीज हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम या फीकस आमदनी जो है वो $20,000 से ज्यादा है। इसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे वगैरह आते हैं। ये बड़े कंट्रीज हैं और इनकी पर कैपिटा इनकम $20,000 से ज्यादा है।
फिर आ जाते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज या दरमियानी आमदनी वाले ममालिक। ये वो ममालिक हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम $20,000 से तो कम है, लेकिन $2,000 से ज्यादा है पर हेड। जो है फी का आमदनी जो है वो 2,000 पर डॉलर से ज्यादा और 20,000 से कम है। इनमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इजिप्ट वगैरह इसी उसमें कैटेगरी में आते हैं। तो ये आ जाते, सॉरी, मिडिल इनकम कंट्रीज हम कर रहे थे, इसमें सऊदी अरेबिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका वगैरह आ जाते हैं। फिर कुछ कंट्रीज जो हैं वो लेस डेवलप कंट्रीज, ये लेस डेवलप या पसमानदा ममालिक वो कंट्रीज हैं जिनकी आमदनी 2,000 अमरीकी डॉलर से भी कम होती है। इनमें पाकिस्तान, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की वगैरह आते हैं। तो गोया ये जो फिक्स आमदनी है इसकी बुनियाद में हमने दुनिया के कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक आ जाते हैं डेवलप कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज और फिर आ जाते हैं लेस डेवलप कंट्रीज या तरक्की याफ्ता ममालिक, दरमियानी आमदनी वाले ममालिक और पसमानदा ममालिक। 20,000 से ज्यादा वाले तरक्की याफ्ता ममालिक, 20,000 से कम लेकिन 2,000 से ज्यादा वाले दरमियानी आमदनी वाले ममालिक, और जिनकी आमदनी $2,000 से भी कम है वो पसमानदा ममालिक आ जाते हैं। फिर इसके अलावा जो फिक्स आमदनी की बुनियाद पे, पहले तो हमने कहा दुनिया के कंट्रीज को हम कैटेगराइज करते हैं, फिर इसकी बुनियाद पे हम किसी भी मुल्क के मयारे जिंदगी का भी अंदाजा लगाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। जिन ममालिक में फिक्स आमदनी ज्यादा होती है वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या मयारी जिंदगी बुलंद होता है। जहाँ जितनी किसी की फिक्स आमदनी कम होगी उसका मयारी जिंदगी उतना ही कम होगा। और पाकिस्तान में इस वक्त पर कैपिटा इनकम जो है वो $1,250 के इर्द गिर्द गई है, जो कि पहले से हर साल अब कम हो रही है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, फिक्स आमदनी हमारी कम हो रही है। अब ये तो हमारे हो गए कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, जो है ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया। इसके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है रियल इनकम और नॉमिनल इनकम। रियल इनकम हकीकी कौमी आमदनी और ज़री आमदनी होता है। ये जो रियल इनकम होता है कि आपकी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक साल के अंदर किसी मुल्क में प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं, ये गुड्स और सर्विसेज की शक्ल में होती है। ये गुड्स और सर्विसेज की शक्ल में जो भी चीज होती है, अशिया खिदमात की शक्ल में, वो रियल या हकीकी आमदनी होती है। फिर नॉमिनल इनकम, अब चूंकि ये चीजें जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो डिफरेंट यूनिट्स में मेजर की जाती हैं। गन्नों में आप केजीज में मेजर करेंगे, कपड़ा है मीटरों में मेजर करेंगे, दूध है लीटर्स में मेजर करेंगे। तो इस तरह हर चीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स डिफरेंट होती हैं। तो जब आप उनको इकट्ठा करना है कैसे करेंगे? फिर क्या किया जाता है, जितनी अशिया पैदा हुई हैं उनकी क्वांटिटी को उनकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जितनी मिकदार पैदा हुई है उसकी जो बाजार में कीमत है उससे ज़रब दे देते हैं। इस तरह उसकी नॉमिनल वैल्यू या मनी वैल्यू निकल आती है। तमाम अशिया की मनी वैल्यूज को जब जमा किया जाता है जो एक साल के अंदर पैदा हुई है, तो वो उस कंट्री की नॉमिनल इनकम आ जाती है। इसको नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस भी कहा जाता है। तो एक्चुअली तो किसी कंट्री के लिए जो है वो रियल इनकम ही ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि जितना रियल इनकम प्रोड्यूस हुई होती है वही एक्चुअल प्रोडक्शन होती है। क्योंकि बाद का कीमतें कम हो रही हैं, कभी कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ने से मनी इनकम बढ़ रही होती है, जबकि कीमतें कम हो रही होती हैं तो उस वक्त जो है ऐसा लगता है कि जैसे कि कंट्री की इनकम कम होगी, लेकिन वो सिर्फ मनी इनकम कम हो रही होती है, ज़री आमदनी बढ़ रही होती है या ज़री आमदनी कम हो रही होती है। हकीकी आमदनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकी आमदनी उस वक्त बढ़ेगी जब अशिया और खिदमात की ज्यादा मिकदार पैदा होगी, या उस वक्त कम होगी जब अशिया और खिदमात की कम मिकदार पैदा होगी। जैसे ये एग्जांपल हम देख लेते हैं। सन 2000 में किसी मुल्क के अंदर 500 बिलियन जो है वो मनी इनकम हुई, जबकि उस बेस ईयर, उसको हम बेस ईयर कंसीडर कर लेते हैं। स्टैट्स वाले बेस ईयर को समझते हैं, जिस साल को बेस ईयर लिया जाता है उसकी प्राइस लेवल हमने 100 सपोज कर लिया। तो जब इस बेस ईयर की प्राइसेस से उसको डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करके हम रियल इनकम निकालते हैं तो वो 500 है। अब 2000 से हम आते हैं 2010 में। 2010 में
प्राइस लेवल जो है वो डबल हो गया है, तो इसलिए ये 200 हो जाएगा। तो मनी इनकम जो है इस टाइम शो हो रही है 1000 बिलियन। तो अब इसको प्राइस लेवल से जब डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 500। इसका मतलब है रियल इनकम तो उतनी की उतनी थी, लेकिन प्राइसेस चूंकि बढ़ गई, इन प्राइसेस बढ़ने की वजह से ये मनी इनकम या ज़री आमदनी जो है वो ज्यादा शो हो रही थी। तो इस तरह किसी भी मुल्क की आमदनी का जो तल्लुक होता है वो अशिया और खिदमत की हकीकी पैदावार से होता है। ज़री आमदनी जो है वो उससे इतना ज्यादा हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीमतें बढ़ने के साथ ज़री आमदनी बढ़ जाती है और कीमतें कम होने के साथ ज़री आमदनी कम हो जाती है। तो हमें ज्यादा जो है कंसीडर करना होता है किसी मुल्क कोई मुल्क उस वक्त तरक्की कर रहा होता है जब उसकी हकीकी आमदनी या रियल आमदनी बढ़े, और उस वक्त जब उसकी मनी इनकम बढ़ रही होती है वो सिर्फ प्राइसेस की वजह से भी हो सकती है। जब अशिया और खिदमत की ज्यादा मिकदार पैदा होगी हकीकी आमदनी तभी बढ़ेगी। अगर अशिया और खिदमत की पहले से मिकदार कम हो जाए तो हकीकी आमदनी कम हो जाती है। लेकिन प्राइसेस जो हैं वो उसकी सही सूरत हाल का हमें ज़री आमदनी जो है उससे सही सूरत हाल का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने के साथ वो बढ़ जाती है, प्राइसेस कम होने के साथ कम हो जाती है। गोया स्टूडेंट्स, अब आपने सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम जो हैं वो कर लिए हैं। हमने खाम कौमी पैदावार भी किया, खाम खालिस कौमी पैदावार या नेट नेशनल प्रोडक्ट भी किया। आज हमने जो किए हैं वो खाम मुल्की पैदावार या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम या कौमी आमदनी, पर्सनल इनकम काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, फिक्स आमदनी, पर कैपिटा इनकम, और इनके अलावा जो कॉन्सेप्ट आज हमने किया है वो हकीकी और ज़री आमदनी या नॉमिनल इनकम और रियल इनकम। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं आज क्लियर हो गए। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। अब आपने ये करना है कि आपको मैंने फिक्स आमदनी तो बता दी है, बाकी आपने जो फिगर्स हैं इनके इस साल के 2020 में जो फिगर्स अभी तक आ रहे हैं, ये सारी पाकिस्तान में कितनी हैं ये आपने ढूंढ के ये मुझे बतानी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।